गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और आपको पता है कि से आपका जो एग्ज़ाम है वो अप टू डेट ही होगा, जो टाइम है लिमिट टाइम में ही होगा और सिलेबस अपने को काफ़ी पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से ऑनलाइन क्लास आपका शुरू कर रहे हैं। उसमें आप देखिए, समझिए आपको कितना समझ में आता है और किसी तरह का कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पढ़ाए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सोल्यूशन हम लोग पढ़े, सॉलिड स्टेट भी पढ़े और सोल्यूशन भी। तो सोल्यूशन हम लोग अप्रॉक्स में 60% हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 40% बाकी था। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोग छोड़े थे, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम पढ़ाए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोले थे किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सोल्यूशन में मिलाया गया सॉल्यूट के मात्रा पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। उसको हम लोग नाम दिए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स का। एक नाम दिए थे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चूंकि आपका रिवीजन नहीं हो पाया हो या बहुत दिन से क्लास आपको छूटा हुआ, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पहले डील कर देते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बोलने का मतलब क्या, एक ऐसा प्रेशर जो जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में पे होता है, तो लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग बात किए थे बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पढ़ाया गया था सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्या आपको बताते हैं। देखिए, जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये मोलालिटी के समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा मोलालिटी आपको ऑब्टेन होगा, उतना ही प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग फार्मूला भी निकाले थे। तो हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके थे और देखिए, आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में ही आया था आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, और उसका ढेर सारा कंडीशन भी था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने को तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपको पढ़ना है। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिमांक में अवनमन। और देखिए, इसी को और हम लोग नाम देते हैं क्रायोस्कोपी। जैसे हम लोग नाम दिए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नाम दिए थे इब्लियोस्कोपी, इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, या पूरा हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, इस सारे वर्ड को आपको समझना है तो हम लोग छोटे छोटे वर्ड पे बात करते हैं, छोटे छोटे वर्ड को समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए फ्रीजिंग पॉइंट। आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलने का मतलब ये, इसको हम लोग बोलते हैं हिमांक, हिंदी में बोलते हैं हम लोग हिमांक। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है, आपको फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब आपको पता होगा कि सर वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस जो वाटर होता है आपका, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस का मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म। तो देखिए, आप किसी भी लिक्विड को जितने टेम्परेचर पर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको सॉलिड फेज में ले जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल सा मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलने का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, ये कुछ नहीं है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर फेज, कोई भी लिक्विड है उसका वेपर फेज यदि सॉलिड के वेपर फेज के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं है, सिंपल सा एक वर्ड है जिसका मतलब है एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर फेज सॉलिड के वेपर फेज के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
तो देखिए हम लोग इसको लिख भी सकते हैं डेफिनेशन में, वैसा टेम्परेचर यानी वैसा तापमान, वैसा तापमान जिस पर, वैसा तापमान जिस पर किसी भी, वैसा तापमान जिस पर किसी भी, जिस पर किसी भी लिक्विड, जिस पर किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब, किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के वाष्प दाब, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, वैसा तापमान जिस पर किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस तापमान को, उस तापमान को, उस तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट, उस तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उस तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जो आपको समझाए वो डेफिनेशन लिख भी चुके हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर फेज, कोई भी लिक्विड होगा उसका वेपर फेज सॉलिड के वेपर फेज के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड, जैसे आप क्या करो, आप ले लो वाटर, लिक्विड है वाटर, आप इसको आइस में कन्वर्ट करो जो कि एक सॉलिड है, तो देखिए उस लिक्विड का जो वेपर फेज होगा सॉलिड के वेपर फेज के अगर बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। और लिख भी दिए हैं। अब देखिए यहां पर सब लिखा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हम आपको सबसे पहले बताया है अवनमन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो पूरा वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए आपके पास दो चीज का हम लोग बात करें, एक आपका प्योर सॉल्वेंट है और एक आपका क्या है, सॉल्यूशन। देखिए दो चीज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है, इसमें है आपको प्योर सॉल्वेंट, ये है आपको प्योर सॉल्वेंट, इसमें आपको प्योर सॉल्वेंट है। हम लोग मान लिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग T0F मान लिए। दूसरा है बीकर, वो सॉल्यूशन, उसमें ये है आपका सॉल्यूशन, इसमें है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग मान लिए हैं इससे। अब आपको पता है ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। अगर आप दोनों को फ्रीज करना चाहोगे तो बताना फ्रीज करने में टेम्परेचर किसमें कम लगेगा और किसमें ज्यादा। तो देखिए अगर आप प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है।
लेकिन ये सोल्यूशन जो है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, जैसा मान लीजिए ये चीनी और पानी का मिश्रण है और इसमें सिर्फ पानी है। तो देखिए जब भी आप मिश्रण बनाते हैं तो हमेशा जो है ये फ्रीज होता है वाटर। ऐसा नहीं कि हम लोग शुगर सोल्यूशन बनाए हैं चीनी और पानी को मिलाकर, तो चीनी भी फ्रीज हो जाएगा और वाटर भी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें कि सर आखिर प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों को फ्रीज करेंगे तो कौन जल्दी फ्रीज होगा, आपको पता है जल्दी कौन फ्रीज होगा, प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए जो प्योर सॉल्वेंट है आपका प्योर सॉल्वेंट, तो देखिए प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग माने थे डेल्टा टी एफ नॉट से, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब ज्यादा तो है, अब आपसे बात करें कि अगर हम लोग मान ले इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर का, इसका मान लिया हम लोग -1 डिग्री। तो देखिए इस दोनों में अगर आपसे बात किया जाए कि दोनों में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है या सोल्यूशन का, तो देख लीजिए आप अगर फ्रीज करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज होगा। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये कितना, ये तो ज्यादा हुआ लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से कितना ज्यादा, और जितना ज्यादा होगा यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं डेल्टा टी एफ, और इसी डेल्टा टी एफ को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ जाइएगा आप लोग ये पॉइंट, इसका मतलब सिंपल सा ये है क्या, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि सर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के अंतर को हम लोग नाम देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसको नोट कर लो, हम आपको डेफिनेशन बताते हैं क्या होगा डेफिनेशन इसका। अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन होगा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ, और मैथमेटिकल अगर लिखना होगा तो डेल्टा टी एफ बराबर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको छोटा सा ग्राफ है, उस ग्राफ को देखना होगा और समझना होगा। देखिए आप हमारे बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में आप समझने का कोशिश करेंगे। इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पर लिया गया है वेपर प्रेशर को, इस एक्सिस पर है वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पर लिया गया है टेम्परेचर को, इस पे लिया गया है टेम्परेचर को, इस पे लिया गया है वेपर प्रेशर को। देखिएगा यहां पर प्योर सॉल्वेंट, यहां पे रखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट है,
और यहां पे है आपको सोल्यूशन। यहां पे आपको प्योर सॉल्वेंट और यहां पर ये सोल्यूशन। आपको पता है कि सर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। और शायद अगर आप देखोगे तो दिख भी जाएगा। अगर इसको हम लोग यहां पर लाएं, यहां पर हुआ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और यहां पर हुआ प्योर सॉल्वेंट का, तो दिख तो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर हम लोग आगे की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जो ऊपर दिखा है। अब क्या करना है, धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं। टेम्परेचर कम होते जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर इसका टेम्परेचर घट जाएगा और ये लिक्विड फेज से चेंज हो जाएगा किसमें? सॉलिड फेज में। और उसी टेम्परेचर को शायद हम लोग नाम देते फ्रीजिंग पॉइंट। चूंकि प्योर सॉल्वेंट का है तो इसको लिखेंगे ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और धीरे धीरे घटते 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 इसमें और भी गिरावट आ जाएगा, जो आपको दिखाई भी देगा। ये और भी नीचे नीचे घट के चला जाएगा। अब है सोल्यूशन। आपको पता है कि सोल्यूशन को भी जब हम लोग फ्रीज करना चाहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग इसका कुछ नहीं, टेम्परेचर आप घटाते चले जाओ, टेम्परेचर घटाते चले जाओ, टेम्परेचर को आप घटाओ, टेम्परेचर घटाओ, टेम्परेचर घटाओ। आपको पता है कि टेम्परेचर घटाते घटाते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे ये भी किस में चला जाएगा? सॉलिड फेज में। और उसी टेम्परेचर को तो नाम देते हैं हम लोग क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सोल्यूशन का। अब देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये है आपका सोल्यूशन का। इस दोनों के बीच में, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों के बीच आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये डिफरेंस, इसी डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को, ये जो है, इसी को हम लोग नाम देते हैं हिमांक में अवनमन। यही आपका है हिमांक में अवनमन। और इसी को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग हिमांक में अवनमन। ये हुआ आपका हिमांक में अवनमन। ये डेल्टा टीएफ। यानी कि देखो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ से भी आप समझ गए हो, ठीक है। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर फेज उसके सॉलिड के वेपर फेज के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस दिखाई देगा आपको, उस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, इसको हम मैथमेटिक फॉर्म में दिखा दिए और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी। तो ये सिर्फ ये हुआ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। अब यहीं पे एक छोटा सा वर्ड डिफाइन होता है। एक साइंटिस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स। और राउल्ट्स का नियम आता है, आपको कुछ बताएगा। तो देखिए, राउल्ट्स का नियम आपको क्या बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो देखिए, राउल्ट्स लॉ, हम लोग बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट्स का क्या नियम है हिमांक में अवनमन के लिए, तो आप देखते चले जाओ, ठीक है। देखिए, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन के लिए, हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट्स का नियम, हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट्स का नियम। आपको पता है ये राउल्ट्स तो साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट जो है आपका राउल्ट्स, वो हिमांक में अवनमन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कुछ बता रहा है। ये आपको क्या बोलता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग, ये राउल्ट्स है, इसके अकॉर्डिंग
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी के समानुपाती होता है। यानी अगर आपको मोलालिटी को बढ़ाना है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो मोलालिटी को आप बढ़ाओ। तो देखिए ये नियम सिर्फ आपको यही बता रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के राउट्स का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन इस नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन इस नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन मोलरता और इसको हम लोग शायद इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी के समानुपाती होता है। ये इसका लैंग्वेज व भाषा। अब हम लोग बात करते हैं इसको अगर लिखना हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन ये रहा डेल्टा टीएफ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के, यानी अगर इसको बढ़ाना है तो ये भी बढ़ेगा। तो देखिए डेल्टा टीएफ इसको और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहां देखना आप, ये डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनल समानुपाती को हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा और यहां पर एक कांस्टेंट आता है केएफ। इस केएफ को हम लोग नाम देते हैं, इस केएफ को हम लोग नाम देते हैं। ये जो केएफ है इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसका नाम है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए ये जो है आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो है सॉल्वेंट का नेचर। अब सॉल्वेंट का नेचर जिस टाइप का होगा उसी पे डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन अगर आता है कि मान लीजिए आपको बोला गया क्या, सुनो, केएफ को, ठीक है, अगर मोलालिटी को दोगुना कर दिया जाए, यानी देखो मोलालिटी को दोगुना करेंगे तो ये टीएफ का क्या होगा या आपको केएफ का क्या होगा। आपको पता है ये तो सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, सॉल्वेंट के नेचर पर। और ये हर कुछ के लिए, वाटर के लिए, बेंजीन के लिए अलग अलग होता है ये, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको पता है अगर फॉर्मूला बनाना होगा, ये रहा डेल्टा टीएफ, ये रहा केएफ, मोलालिटी को तोड़ सकते हैं हम लोग, दिया गया मास नीचे मोलर मास इनटू सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास और ये किस में देगा, केजी में। अगर केजी में देगा तो फॉर्मूला ये होगा। और आपको पता है अगर केजी में ना देगा, ग्राम में देगा, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा टीएफ बराबर, अच्छा केएफ ये रहा इनटू दिया गया मास नीचे मोलर मास इनटू सॉल्वेंट का मास ग्राम में है। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का मास आपको दिया गया है इन ग्राम। इस ग्राम को चेंज करना है केजी में, ऊपर 1000। ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। ये आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं
एक होता है एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं हम लोग। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये होगा फॉर्मूला CH2OH, CH2OH को एंटी फ्रीजिंग पदार्थ कहा जाता है। एंटी फ्रीजिंग पदार्थ सब्सटेंस कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका यूज हम लोग एंटी फ्रीजिंग, मतलब जो फ्रीज हो रहा है उसको नहीं फ्रीज होने से ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है। कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको आओगे सर इससे क्या फायदा अपने को? तो देखिए, जब हम कभी हिल एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पर्वत पठार वगैरह होता है, तो वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, ठंड के दिनों में आपको पता है ठंड के दिनों में जितना भी वाटर है वो मेल्ट हो, वो फ्रीज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, जो हम लोग का कार वगैरह है, मोटर व्हीकल है, वो क्या होता है उसके अंदर में, कार वगैरह के अंदर में रेडिएटर होता है, जिस रेडिएटर में हम लोग वाटर डालते हैं इंजन को कूल करने के लिए। अब क्या है, मान लीजिए अगर आप हिल एरिया में रह रहे हैं तो पता ना वहां पे होगा कि आपके वाटर में जो आपका मोटर है, जो कार वगैरह है, उसमें होगा क्या, उसके पंपिंग में कि जो होगा आपका वो आइस जो है वो वाटर में वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है, उससे आपको बचाना है। उससे बचाना मतलब मान लीजिए अगर ऐसा होगा, आइस अगर आ जाएगा तो गाड़ी फिर इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो उससे हम लोग प्रिवेंट करने के लिए करते हैं क्या, उसमें हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला देते हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, वो जो वाटर उसमें है रेडिएटर में, उसको वो आइस में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका गाड़ी वगैरह जो होता है वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम है एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस का। तो देखिए, ये डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन के ऊपर में। अब क्या करो, एक बार पूरा छाप लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह का लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया, फार्मूला आपको पता है, लिख देते हैं NH2CONH2। 6 ग्राम यूरिया को 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में मिलाकर 1 kg सॉल्वेंट में मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा यदि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यदि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf का मान
यदि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf का मान 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप डाटा को लिखिए। ये 6 ग्राम यूरिया को 1 केजी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। आपको सॉल्वेंट दे दिया, ठीक है, 6 ग्राम यूरिया, यानी देखो आपको सॉल्यूट का दिया गया मास दे दिया 6 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए दिया है यूरिया, आपको पता है यूरिया का अगर हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो आप निकाल कर देख लो, आ जाएगा 60 ग्राम। ये हो गया 60 ग्राम। आपको देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का मान दे रखा 1.86। इसके बाद आप आगे आओ और क्या दिया हुआ है देख लो। सॉल्वेंट का आपको मास दे रखा, सॉल्वेंट का आपको मास दे रखा है 1 केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है 1 केजी। अच्छा देखो आपसे पूछा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और जरा सोचना, आपको दिया है 1 केजी सॉल्वेंट मिलाकर एक सॉल्यूशन। अब देखिए आपको सॉल्वेंट तो कुछ बोला नहीं गया है, अगर नहीं बोला गया है इसका मतलब समझो वाटर। आपको पता होगा कि सर वाटर कितना डिग्री पर फ्रीज होता है। आपको जो वाटर होगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीज होता है, ये पता चल गया। अब देखिए फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलारिटी। मोलारिटी दिया गया मास, नीचे मोलर मास। सॉल्वेंट का मास दिया केजी में, तो सॉल्वेंट का मास चूंकि केजी में दिया है तो 1000 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। सॉल्वेंट का मास और किस में दिया है केजी में। तो देखिए आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये रहा केएफ, और केएफ का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो आप। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 इंटू गिवन मास 6 ग्राम, मोलर मास 60, ये कितना 1। देखिए तो कुछ कैंसिल होने वाला है, कितना बार में 3 बार में। तो देखिए ये आपके सामने में ऐसा कुछ बचेगा। देखिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.186 दे जाएगा। इसके बाद आपको पता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट कितना पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे ये पूछ रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0.186। आपको पता है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 0 माइनस 0.186। आप इसको सीधा करके लिख लो, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ये आएगा माइनस 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री पर आपका जो होगा सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। तो देखिए ऐसा और भी क्वेश्चन बहुत सारा है, हम आपको भेज देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा भी तो किस तरह का मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा बाबू देखो, उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम होगा। आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो गिवन मास पूछेगा या आपसे मोलर मास पूछेगा, तो क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ या ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन फिर से समझाइए, ठीक है। ये आपको तीसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक आपका आखिरी बचता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़िए, जहाँ पे डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं